नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। आज का प्रदेश है पंजाब और जिला है लुधियाना। हुआ कुछ यूं कि 6 जनवरी 2026 को जसविंदर सिंह के एक आदमी ने थाने पर आकर बताया कि उनके चचेरे भाई वरिंदर पाल 5 तारीख को यानी 6 तारीख को बताया उसने कि कल यानी 5 तारीख को मुंबई से लुधियाना आया था। उसके बाद से रात के बाद से उसका फ़ोन स्विच ऑफ है, उसका कुछ पता लग नहीं रहा है, घर वालों से भी कोई सूचना कोई संपर्क उसका हुआ नहीं है। खैर, पुलिस ने मौके को विजिट किया, स्टेशन से उसका पता किया, मोबाइल नंबर से ट्रैक किया तो ये पता लगा कि वो अंतिम बार अपने दोस्त शेरा, शमशेर उर्फ शेरा से की कॉल से उसकी बात हुई थी और ऐसा लगता था कि स्टेशन पर शेरा यानी शमशेर भी उसको लेने आया था। पुलिस शेरा के रेजिडेंस के बारे में उसने पता की, घर वालों ने बताया कि दोनों बहुत अच्छे मित्र हैं, लेकिन उसके घर में ताला बंद था। पुलिस ने तलाश शुरू की और गुमशुदा के परिवार ने भी अपने स्तर से उसकी तलाश शुरू कर दी। तलाश के बाद उन दोनों को एक प्लॉट में मानव शरीर के कुछ अंग मिले। उस प्लॉट में जो अंग मिले थे वो उसको देख के पुलिस को ये शंका हुई कि हो न हो ये उसी गुमशुदा व्यक्ति से संबंधित है। खैर, पुलिस ने सीसीटीवी, अब उसको दो चीजें मिल गई, एक तो उसके दोस्त का घर, दूसरा वो जगह जहां पर कुछ मानव शरीर के कुछ टुकड़े पता लगे थे। 6 तारीख की गुमशुदगी थी, 5 तारीख को उसको आना बताया गया था, 8 जनवरी को प्लॉट में वो टुकड़े मिले और फिर जब वहां पर उसकी तलाश और तेज की गई तो 1 किलोमीटर दूरी पर व्यक्ति का सिर भी एक बाल्टी में मिल गया और पहचान कराई गई, वो गुमशुदा जसविंदर का ही सर था। पुलिस ने फौरन हत्या का मामला दर्ज कर लिया। जहां से सिर मिला, जहां पर कुछ बॉडी पार्ट मिले और दोस्त के घर के बीच के सीसीटीवी खंगाले जाने लगे। इसी बीच 7 जनवरी की एक सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस को मिल गई। एडीसीपी ने यह बताया कि 7 जनवरी की फुटेज में एक ड्रम जिसमें शरीर के कुछ टुकड़े, एक बाल्टी जिसमें सिर मिला था गुमशुदा का, उसको ले जाते हुए एक बाइक पर एक महिला और पुरुष दिखाई पड़े। बहुत थोड़ी देर के लिए उस कैमरे के सामने से गुजरे थे। तो परिवार को इस वीडियो में बाइक चलाने वाले की पहचान के लिए उनको बुलाया गया और जब पहचान कराई गई तो परिवार वालों ने तुरंत पता कर लिया या बता दिया कि ये देवेंद्र का दोस्त शेरा है और जो पीछे बैठी हुई है वो उसकी पत्नी है कुलदीप कौर। अब पुलिस ने उन दोनों के नंबर्स को सर्विलांस पर लगाया और एडीसीपी के मुताबिक जब लाश इन लोगों ने ठिकाने लगा दी उसके बाद से ही संभवतः ये दोनों गायब हो गए। सर्विलांस पर लगाने तक ये लोग लुधियाना के बाहर जाने की फिराक में थे। दाना मंडी तक, लुधियाना की दाना मंडी तक पहुंचे ही थे, तभी उनके फोन पर उन्होंने एक कॉल किया, कोई इमरजेंसी या किसी से मिलने की कॉल की। कॉल करते ही पुलिस को उसकी लोकेशन मिल गई और दाना मंडी के पास ही वो दोनों यानी पति पत्नी पकड़े गए। पकड़े जाने पर फिर घटना के बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की गई, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किस समय किया, कैसे डिस्पोजल किया, दिमाग में कब आया। तो इस तरह से जब ये बात पता होनी शुरू हुई तो फिर घर वालों ने पूरी दास्तान बताई कि कितने नजदीकी और जिगरी दोस्त थे।
वरिंदर पाल की गली में ही शेरा रहता था। वरिंदर पाल के चचेरे भाई जसविंदर पाल ने, जिसने गुमशुदगी लिखवाई थी, उसने बताया कि शमशेर उर्फ शेरा 15 साल से वरिंदर पाल की गली में ही किराए के मकान में रहता था। बीच में 2 साल के लिए वो कहीं चला गया था। फिर जब लौट कर आया तो गली के उसी मकान में फिर से रहने लगा। वो लकड़ी का काम करता था, पेशे से कारपेंटर था और कुशल कारपेंटर था। इसलिए छोटे मोटे काम के लिए गली के सारे लोग भी उसकी सेवाएं लेते थे और इसी वजह से वरिंदर और शेरा की 15 साल पहले मुलाकात हो गई थी और धीरे धीरे वो दोस्ती में बदल गई। वरिंदर पाल ने एक फैक्ट्री लगाई तो शेरा को भी वहीं कारपेंटरी के यानी लकड़ी के काम के लिए बुलवाया। वरिंदर पाल ने करीब 8 साल पहले कंप्यूटर निटिंग की अपनी एक फैक्ट्री डाली थी। बुनाई के लिए जो बुनाई की जाती है जाड़े के कपड़ों की, तो कंप्यूटर निटिंग की एक उसने मशीन, एक फैक्ट्री 8 साल पहले डाली थी और उसकी फैक्ट्री को इस्टेब्लिश करने में शेरा ने उसका पूरा लकड़ी का जितना काम हुआ था वो शेरा ने ही उस फैक्ट्री में किया था। फैक्ट्री में शेरा समय समय पर काम करने के लिए आता जाता रहता था। वहीं से दोनों में नजदीकियां बहुत ज्यादा हो गईं, अच्छे दोस्त हो गए। काफी समय तक वो दोनों दिन का काफी समय, काफी बड़ा समय एक साथ बिताते थे। दोस्ती धीरे धीरे बहुत गहरी हो गई। शेरा को जब जब रुपयों की मदद पड़ती थी, जसविंदर ने बताया कि शेरा एक छोटे से 10 बाई 10 के एक कमरे में अपने 2 बच्चों और पत्नी के साथ रहता था। वो करीब 15 साल से उसी कमरे में रह रहा था। वरिंदर का काम चूंकि ठीक ठाक चल रहा था, शेरा उसके पास जाकर कभी कभी अपनी गरीबी की चर्चा किया करता था। वरिंदर उसे बिना किसी लाग लपेट के जितनी ज़रूरत होती थी उतना पैसा उसे देता रहता था। कभी वो आटे के लिए, कभी बच्चों की फीस वगैरह की बात कह के वरिंदर से पैसा लेता रहता था। इसी बीच में फैक्ट्री में घाटा हो गया। वरिंदर ने फैक्ट्री बंद कर दी और निटिंग बंद भी कर दी और उसके बाद उसे पूरी तरह से बेच दिया। क्योंकि वरिंदर पाल ने कंप्यूटर निटिंग मशीन का कोर्स किया था, तो वो मशीन ऑपरेट करने के साथ साथ मशीन की रिपेयरिंग भी करता था और अपनी फैक्ट्री में भी कंप्यूटर निटिंग की मशीनें ही उसने लगा रखी थी। 2 साल पहले उसने फैक्ट्री बंद कर दी और सारी मशीनें उसकी बेच दी। शेरा ने वरिंदर को नशा करना सिखाया। ये आरोप है वरिंदर के परिवार वालों का। उनका कहना था कि ये इतने सालों तक, 8 सालों तक की दोनों वहीं पर रहा करते थे, फैक्ट्री में काम करते थे, आते थे जाते थे, शादी ब्याह में एक साथ जाते थे, सुख दुख में एक साथ जाते थे। और उनका कहना है कि नशे की लत जो वरिंदर को लगी, जिसकी वजह से उसकी फैक्ट्री में घाटा हुआ और फैक्ट्री फाइनली बंद हो गई, बेच दी गई, तो वो नशे की लत शेरा ने ही उसे लगाई थी। उसी ने नशा करना सिखाया था और वरिंदर नशे के दलदल में पूरी तरह से फंसता जा रहा था। वरिंदर के परिवार को पता लगा। उसने सबसे पहले उसको डी एडिक्शन सेंटर में भर्ती करा के नशे से दूर किया। फिर वरिंदर के एक भाई ने इसी तरह की फैक्ट्री नेपाल में लगा रखी थी, तो परिवार वालों ने शेरा से दूर करने के लिए उसे नेपाल भेज दिया। उसके भाई का भी वही कंप्यूटर निटिंग का काम था। वरिंदर पाल करीब 1.5 साल तक वहाँ पर उसने काम किया, लेकिन वहाँ बात बनी नहीं। जो समझ कर वो वहाँ गया था, वो बात वहाँ बनी नहीं। उसको एक ऑफर मिला तो वो नेपाल से मुंबई आ गया। जसविंदर यानी मृतक के चचेरे भाई बताते हैं कि इसी बीच उसे एक बहुत अच्छा ऑफर मुंबई में मिल गया। वो नेपाल से मुंबई चला गया। करीब 6 महीने से वो मुंबई में काम कर रहा था। मुंबई में कंप्यूटर निटिंग मशीन के पार्ट्स बहुत महंगे मिलते थे, लिहाजा उसने मालिक से कहा कि मैं ये पार्ट्स लुधियाना से ले आऊँगा, यहाँ से आधे दाम में मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत आने जाने में खर्च होगा, लेकिन ये अच्छे और सस्ते दाम में ये पार्ट्स में ले आऊँगा। एक दो दिन वहाँ रहना पड़ेगा, लेकिन सारे पार्ट्स लेकर ही मुंबई वापस आऊँगा। मुंबई जाकर भी शेरा के संपर्क में रहा।
जब वो नेपाल गया, उसके बाद मुंबई गया, तो बातचीत इनकी कभी बंद नहीं हुई। उन्होंने पहले बताया कि वरिंदर ने नशा अब छोड़ दिया है, ऐसा उनके चचेरे भाई ने बताया। यही बात उसने शेरा को भी कभी कभार जब उसकी मुलाकात होती थी तो बताया था कि तुमने यार गलत किया था, उसको नशे की आदत डलवा दी थी, बातचीत होती रहती होगी, तुम्हें पता है कि वो नशे से दूर हो गया। परिवार को या किसी और को ये नहीं पता था कि शेरा को कितने पैसे वरिंदर ने दिए हैं या शेरा पर वरिंदर के कितने पैसे बाकी हैं, लेकिन पूरे परिवार को ये पता था कि वरिंदर को शेरा से कुछ पैसे लेने हैं। बहरहाल फिर आगे जब वो मुंबई आया तो 5 जनवरी को मुंबई से रेलवे स्टेशन आया लुधियाना। वहाँ उसने फ़ोन करके शमशेर को स्टेशन पर बुलवाया। शमशेर उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन गया, उसे पिक किया और उसके बाद वो देवेंद्र को अपने घर ले गया। जहाँ पहले अपने घर गया, वहाँ सामान रखा और उसके बाद शमशेर के घर दोनों पहुँच गए। दोनों ने वहाँ जमकर नशा किया। नशे में उनका झगड़ा हुआ, शेरा ने वरिंदर को मार डाला। वहाँ दोनों में जब झगड़ा हुआ, झगड़ा बहुत ज़्यादा हुआ, दविंदर बेहोश हो गया। इसके बाद शेरा ने दविंदर की बॉडी चेक की तो उसकी मौत हो चुकी थी। शमशेर ने अपनी पत्नी कुलदीप कौर से कहा कि मेरा इसका झगड़ा हो गया है, इसलिए मैंने इसको मार दिया है। अगर लाश यहाँ मिली तो हम सभी फंस जाएंगे, इसलिए शव को काट कर डिस्पोज कर देते हैं, किसी को कुछ भी पता नहीं लगेगा। ऐसा पुलिस को दिए गए अपने बयानों में पति पत्नी दोनों ने बताया। शमशेर चूंकि कारपेंटर था पेशे से, उसके पास बिजली वाली आरी भी थी। शमशेर ने उसी आरी से करीब 2.5 घंटे लगाकर देविंदर की लाश के 6 टुकड़े कर दिए। 2.5 घंटे में 6 टुकड़े उस आरी से किए। देविंदर का सिर उसने एक बाल्टी में डाल दिया। उसके बाद पत्नी कुलदीप की मदद से देविंदर की लाश के बचे टुकड़ों को बोरी और बाल्टी में रखा। फिर दोनों पति पत्नी आधी रात को शव के टुकड़ों को फेंकने के लिए चले गए। सिर रखी हुई बाल्टी, यानी जिस बाल्टी में सिर रखा हुआ था, वो घर पर ही छूट गई। वरिंदर की लाश के टुकड़ों को ठूस ठूस कर ड्रम में भरा, कुछ बोरी में भरा। जब उसमें जगह नहीं बची तो सिर को एक बाल्टी में रख दिया। जब वो ड्रम और बोरी लेकर उसको फेंकने के लिए गए, तब उन्हें ध्यान आया कि वो सिर वाली बाल्टी वो घर पर ही छोड़ आए हैं। ड्रम वाले टुकड़े फेंकने के बाद वो दोबारा लौटे और बाकी टुकड़ों से 1 किलोमीटर दूर उल्टी दिशा में सिर वाली बाल्टी भी उन्होंने फेंक दी। लौटते समय उन्होंने उन जगहों पर जहां पर लाश के टुकड़े, अलग अलग टुकड़े फेंके थे, वहां उस लाश के ऊपर घास फूस, सूखी पत्ती और कचड़ा, ये सब रख के और गाड़ी से पेट्रोल निकालकर उसे जलाने की भी कोशिश की। उनका पर्पस ये था कि अगर इसकी पहचान नहीं हो पाएगी तो पुलिस हम तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए उसने खाली प्लाट में भी फेंका, जलाने की कोशिश भी की, लेकिन वो शव पूरी तरह से जला नहीं। इसके बाद वो सब घर लौट आए। पुलिस ने जब हत्यारे के घर पर रेड की तो सबूत काफी हद तक मिटा दिए गए थे। घर में किसी तरह का सामान बिखरा हुआ नहीं था। खैर, 1 किलोमीटर दूर वो बाल्टी मिली थी। सीसीटीवी जब खंगाली गई, लाश वाले ड्रम को ले जाते हुए पति पत्नी को देखा गया और 7 तारीख को ये जब ये पहचान हो गई कि ये शेरा और उसकी, शमशेर और उसकी पत्नी हैं, उसके बाद ही ये लोग वहाँ से तब तक भाग चुके थे और फिर मंडी, दाना मंडी के पास इनको गिरफ्तार किया गया जब इन्होंने मोबाइल स्विच ऑन किया कोई कॉल करने के चक्कर में। पुलिस की पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि सिर को हम लोगों ने सबसे दूर इसलिए फेंका था कि जब सिर नहीं मिलेगा तो लाश की पहचान नहीं हो पाएगी, और जलाया भी इसीलिए था कि अगर पूरी तरह से शव जल गया तो किसी भी कीमत पर इसकी पहचान नहीं हो सकती। खैर, पुलिस का ये कहना था
कि पत्नी का हत्या में कोई रोल नहीं था, लेकिन हत्या के बाद लाश के टुकड़े करते समय वो मौजूद थी और लाश के उन टुकड़ों को अलग अलग जगह फेंके जाने के लिए वो पति के साथ साथ ही गई थी। बयान उन दोनों के हिसाब से, उन दोनों के बयान के हिसाब से वो दोनों बच्चे उस समय छत पर खेल रहे थे। पत्नी उसने बताया कि पत्नी उस समय नहीं थी जब वो काम से लौटी, तब मैंने उसको खुद बताया और तभी उसको ये बताया कि लाश को खुर्द बुर्द करना है, यानी इधर उधर फेंकना है, वरना हम लोगों को पुलिस पकड़ ले जाएगी। इसके अलावा पुलिस के हिसाब से पति पत्नी के अलावा किसी और का इन्वॉल्वमेंट अपने इस दोस्त की हत्या में नहीं था, लेकिन वरिंदर पाल का परिवार पुलिस की इस थ्योरी से संतुष्ट नहीं है। उसके चचेरे भाई जसविंदर का कहना है कि शेरा 10 बाई 10 के कमरे में रहता है। 2 से ढाई घंटे उसने शव काटने में लगाया। पुलिस गलत कह रही थी कि पत्नी काम पर गई थी और बच्चे छत पर खेल रहे थे। इतनी सर्दी में कौन से बच्चे कई कई घंटे लगातार छत पर बिता सकते हैं। लाश ठिकाने लगाते वक्त भी शेरा के दोनों बेटे उनके साथ थे, ऐसा मृतक के परिवार ने पुलिस को बताया और ये भी बताया कि उनके पास इस बात के सबूत और गवाह हैं कि रात में जब वो लाश को ठिकाने लगाने के लिए जा रहे थे, उसके पहले शव के टुकड़ों को इकट्ठा करने और उसे बोरी और ड्रम में भरने में उसके दोनों बेटों ने भी सहयोग किया था। पुलिस पर उनका आरोप है कि दोनों बच्चों को हत्या की इस थ्योरी में अलग रखना जानबूझकर ऐसा पुलिस कर रही है ताकि थ्योरी और पुलिस का ये केस कमजोर हो जाए। आज की घटना, 2 जिगरी दोस्त अपने अपने काम में माहिर। एक जो कंप्यूटर निटिंग मशीन चलाता था, उसकी अपनी पूरी फैक्ट्री थी, और दूसरा कारपेंट्री में माहिर था। लकड़ी का सारा काम वो करता था और इसके लिए उसको उसी मोहल्ले के अलावा दूसरे मोहल्लों में लोग हमेशा काम पर बुलाया करते थे। एक यानी जो कारपेंटर था, यानी जो मुलजिम है इसमें, यानी जो आरोपी है या जो अपराधी है, वो गरीब था, और जबकि दूसरा जिसकी हत्या हुई है उसका ठीक ठाक व्यापार था, ठीक ठाक काम, उसका कारोबार चलता था। समय समय पर जब भी गरीब दोस्त को जरूरत होती थी और उसकी पैसों से मदद किया करता था दविंदर। पैसों से जब जब उसे पैसों की जरूरत पड़ी है, बरिंदर उसकी मदद करता था, पैसों से उसकी मदद करता था। लुधियाना से नेपाल गया, नेपाल से मुंबई आया, हर जगह वो अपनी बेहतरी के लिए अपना स्थान बदलता रहा। लुधियाना में घाटा हुआ तो फैक्ट्री बेचकर नेपाल में बिजनेस करने लगा। नेपाल में मन नहीं लगा, नेपाल में जो उसकी अपेक्षा थी वो नहीं जब मिली, तो वहाँ से वो मुंबई चला आया। मुंबई में उसका काम जम गया, हालांकि 7-8 महीने ही हुए थे, और चूंकि वो इसी फील्ड में था, 10 साल उसने अपनी फैक्ट्री चलाई थी, तो मुंबई के उस कारोबारी से उसने कहा कि लुधियाना से हम इसके स्पेयर पार्ट्स सस्ते में ले आएंगे। वहाँ से भाग के आया स्पेयर पार्ट्स लेने के लिए, तो अपने दोस्त शमशेरा के यहाँ ही रुका। फिर दोनों ने नशा किया। कहा तो ये जाता है कि उसके जो मृतक है बरिंदर को नशा, पहले वो नशा करता था और शेरू ने ही नशा करना सिखाया था, लेकिन बाद में उसने एकदम छोड़ दिया था। लेकिन बहुत दिनों बाद जब ये दोनों मिले तो इन्होंने नशा किया। नशे में ही पैसे को लेने देने, या बिजनेस कैसा चल रहा है, घाटा है, जितना पैसा दिया है कुछ पैसे दे दो, इसको इस बात की झिकझिक को लेके नशे में दोनों का झगड़ा हुआ और शेरू ने यानी शेरा ने यानी शमशेर ने उसकी हत्या कर दी अपने दोस्त की। उसके बाद शेरा और उसकी पत्नी ने जो किया वो बहुत ही विभत्स था, रोंगटे खड़े करने वाला था। लकड़ी काटने वाली आरी से शरीर के कई कई टुकड़े कर दिए और पति पत्नी ने मिलकर टुकड़ों को दूर दूर फेंक दिया। ऐसी सिचुएशन पे मतलब दोस्त ऐसा कर सकता है, वो भी जिगरी दोस्त ऐसा करता है, तो ये कोई नई बात नहीं है।
खुमार बाराबंकी साहब का एक बड़ा प्रसिद्ध शेर है कि दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए। दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दुश्मनों से प्यार होता जाएगा, दोस्तों को आजमाते जाइए। जैसे जैसे आप दोस्तों को आजमाएंगे आपको लगेगा कि दुश्मन इनसे बेहतर है। ये समाज को आईना दिखाने वाला शेर था खुमार साहब, स्वर्गीय खुमार बाराबंकी का। हफीज बनारसी भी लिखते हैं इसी बारे में, दुश्मनों की जफा का खौफ नहीं, दुश्मनों की जफा का खौफ नहीं, दोस्तों की वफा से डरते हैं। ये भी लगभग उसी तरह का शेर है जो उसी तरह का संदेश देता है। राहत अंदौरी साहब उससे 2 कदम आगे निकले और उन्होंने कहा, दोस्ती जब भी किसी से की जाए, दोस्ती जब भी किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। अब आप सोचिए कितने अंतर्द्वंद का विषय है ये दोस्ती, जिसके लिए तीनों मशहूर शायर ये लिखते हैं कि दोस्ती जब किसी से की जाए, दुश्मनों की भी राय ली जाए। आशा है आप इन शायरों की इन बातों से और जो कुछ मैंने इनके बारे में बताया है उससे सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।